हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फोर्थ पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फोर्थ पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना फॉर सोशल वेलफेयर। लेकिन ये जितनी भी सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, उन सभी को परफॉर्म करने के लिए इनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए। क्योंकि अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल सोर्स इनके पास नहीं होगा, तो ये सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी उनको फाइनेंस तो चाहिए अपनी सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? मेंबरशिप फीस या फिर सब्सक्रिप्शन फीस, एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस, डोनेशन या फिर फंड्स। ये सारी ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेजर सोर्स ऑफ इनकम्स है। इन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंड्स। आज हम उन्हीं की बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की हेल्प से। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, फंड्स क्या होते हैं, कैसे फंड बेस्ड अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, डिफरेंट केसेस में फंड्स के रिगार्डिंग, उनके एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग और उनकी इनकम के रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ये सारा हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं आखिरकार फंड्स होते क्या हैं। बेसिकली फंड्स एक ऐसी अमाउंट है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फंड्स टू कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं जर्नल फंड्स और सेकंड हमारे पास होते हैं स्पेसिफिक फंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल फंड्स की। बेसिकली जर्नल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जिस बंदे ने ये फंड्स दिए हैं उसने बताया नहीं कि किस पर्पस के लिए आपको ये फंड्स यूज करने हैं। जर्नल फंड्स वो फंड्स हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होते हैं विदाउट एनी पर्पस, जिनको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी यूज कर सकती है। दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फंड, ऐसे फंड्स जो कि रिस्ट्रिक्टेड फंड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि जिस पर्सन ने ये फंड्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं उसने बताया है कि ये फंड्स मैं क्यों दे रहा हूं, किस पर्पस के लिए दे रहा हूं। क्योंकि जिसने फंड्स दिए हैं उसने पर्पस एक्सप्लेन किया है, स्पेसिफाई किया है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फंड्स। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स जिसका इस्तेमाल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसी पर्पस के लिए कर सकती है जिस पर्पस के लिए एक पर्सन ने वो फंड्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, पेविलियन फंड, बिल्डिंग फंड्स। ये कुछ स्पेसिफिक फंड्स हैं। अगर हम बात करें प्राइज फंड की, तो इसका मतलब है कि जिस पर्सन ने ये फंड्स दिए हैं उसने ये फंड सिर्फ और सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही दिए हैं। टूर्नामेंट फंड, जिस पर्सन ने टूर्नामेंट फंड्स दिए हैं उसने टूर्नामेंट को अरेंज करने के लिए ही दिए हैं और उसका इस्तेमाल सिर्फ टूर्नामेंट के दौरान ही किया जा सकता है। सिमिलरली मैच फंड, बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड। A fund is an amount received by non-profit organization for a specific purpose. हम बात कर रहे हैं उन फंड्स की जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। Any amount received for a specific purpose cannot be used for any other purpose. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को
स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड्स रिसीव होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी और रीजन से उन फंड्स को यूज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल प्राइज, टूर्नामेंट मैच फंड, बिल्डिंग फंड एटसेट्रा। सो बेसिकली फंड्स एक तरह की रिसिप्ट है, एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में यूज कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। अब जैसे कि आप सबको पता ही है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डिफरेंट वे से फंड्स मिलते हैं। टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड्स। सो अलग अलग तरह के फंड्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होते हैं। जितने तरह के फंड्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होंगे उतने ही अकाउंट्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने पड़ेंगे ताकि वो सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करके सभी की डिटेल्स सेपरेटली मेंशन कर सके। सो अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन receives different funds from different parties for different uses. So they need to maintain separate funds account to deal with different funds. So एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंड्स रिसीव होते हैं डिफरेंट पार्टीज से डिफरेंट यूजेस के लिए। इसीलिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी फंड्स को सेपरेटली मेंटेन करना होगा, इनके अकाउंट्स सेपरेटली ओपन करने होंगे। So when accounting is done on this basis, it is called as fund based accounting. So जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को मेंटेन करने के लिए सेपरेट अकाउंट्स ओपन करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो ये है हमारे पास फॉर्मेट फॉर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी फंड्स रिसीव हुए हैं उन सभी के रिगार्डिंग उनको सेपरेट अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। सो ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम सोर्स ऑफ इनकम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई फंड रिसीव होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फंड के रिगार्डिंग कोई भी इनकम अगर रिसीव होती है उसको भी हम क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर उसी फंड में से कुछ अमाउंट यूज की जाती है एज एन एक्सपेंस फॉर द पेमेंट पर्पस तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो डेबिट साइड सभी एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड हम सभी इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना होगा और बैलेंस करने के टाइम पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग की क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, इसका मतलब इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में, तो वो बैलेंस अमाउंट हम कहां ट्रांसफर करेंगे? लायबिलिटी साइड, क्योंकि फंड्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल। हम इसको एक तरह से कैपिटल के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होती है इसीलिए हम इसको भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, डेबिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, इन दैट केस हम डेबिट साइड को बैलेंस शीट में कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। सो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अगर इनकम साइड ज्यादा है तो हम उसको इनकम साइड रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैपिटल के तौर पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ अगर डेबिट साइड ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसको हम बैलेंस शीट में नहीं, कहां रिकॉर्ड करेंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास है फंड इन्वेस्टेड और डिपॉजिट इनटू बैंक। अब कई बार क्या होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको फंड्स रिसीव होते हैं वो इन फंड्स को बैंक्स में डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस को 1 अप्रैल 2019 में टूर्नामेंट फंड्स रिसीव हुए। अब अभी उन्होंने टूर्नामेंट नहीं करवाना, टूर्नामेंट नहीं करवाएंगे तो वो फंड बिजनेस में वेस्ट पड़ा रहेगा, इसलिए वो उस फंड को चाहें तो कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज
फंड्स इन्वेस्टेड और डिपॉजिट इनटू बैंक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को बैंक में डिपॉजिट करवा देती है या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देती है तो उनसे इन्वेस्टमेंट कम नहीं हो जाती, उनके पास जो फंड्स हैं वो कम नहीं हो जाते, फंड्स उनके पास रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना एक तरह से एसेट होती है, इसलिए हम इसको एसेट साइड शो करेंगे। सो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अमाउंट रिसीव होती है एज अ फंड्स तो वो इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। डिपॉजिटिंग इनटू बैंक डज नॉट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ फंड्स। अगर कोई अमाउंट एज अ फंड वो अपने बैंक में डिपॉजिट करवा भी देते हैं तो इससे उनकी फंड की अमाउंट डिक्रीज नहीं हो जाती बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, एसेट साइड इंक्रीज हो जाती है। सो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। डिफरेंट केसेस में फंड्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है ये आपको शो करते हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अभी तुरंत अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपका आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो चलिए ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस फाइंड आउट करना है। सो अभी जो आपको फॉर्मेट हमने शो किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस। अगर हमें कोई ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है यानी अगर हमारे पास फंड्स बिगिनिंग से ही अवेलेबल हैं तो उसको भी हम क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं प्राइस फंड हैज बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। सो बिजनेस के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, प्राइस फंड। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे प्राइस फंड अकाउंट, ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। अब क्योंकि प्राइस फंड एक तरह से कैपिटल बैलेंस होता है और कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी ओपनिंग बैलेंस हो किसी भी फंड का वो हमेशा क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास है जो 1 लाख हमारे पास बैलेंस है इज इन्वेस्टेड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट्स इनटू अ बैंक अर्निंग 8% इंटरेस्ट। ये जो 1 लाख है वो कंपनी ने, बिजनेस ने इन्वेस्ट कर दिया है बैंक में जिसके ऊपर उनको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर कंपनी चाहे, बिजनेस चाहे तो अपने प्राइज फंड को या किसी भी फंड को इन्वेस्ट कर सकता है, इससे उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन फंड का बैलेंस कम नहीं होगा। सो बैलेंस एज इट इज रहेगा। बस हमें ये 1 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया इसको कहां पर शो करना होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा 8%। अब क्योंकि हमें 8% इंटरेस्ट मिलेगा इसका मतलब हमें 8% इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना होगा प्राइज फंड में। अभी हमने आपको बताया था कि जितनी भी इनकम्स हैं प्राइज फंड के रिगार्डिंग वो हमें सारी की सारी कहां रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 8%। सो 1 लाख के ऊपर 8% हम अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 8,000। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फर्दर डोनेशन ऑफ ₹10,000 इज रिसीव्ड टूवर्ड्स इट। किसी पर्सन ने 10,000 की अमाउंट डोनेट की है, किसके लिए, प्राइज फंड के लिए। सो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसको भी हम क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे बाय डोनेशन अमाउंट 10,000। नॉर्मली ये डोनेशन जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर में हम इनकम साइड रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डोनेशन
प्राइज फंड के लिए ही रिसीव हुई है, इसलिए हम इसको प्राइज फंड के अंडर ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसेस इंकर्ड टुवर्ड प्राइजेस आर 7,000। सो क्योंकि प्राइज फंड इस्तेमाल किया जाएगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सो उसका एक्सपेंस आया 7,000। अब 7,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3,000 की ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और 4,000 का कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका मतलब टोटल एक्सपेंसेस 7,000 है। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दैट इज 7,000। सो जितने भी प्राइस से रिलेटेड इनकम्स थी वो हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की और जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किए। अब हमें इसको बैलेंस करना है। यहां पर हमारे पास टोटल आएगा 1,18,000 और यहां पर है 7,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। और अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो वो बैलेंस हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटी साइड। सो यहां पर हम क्या मेंशन करेंगे, टू ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो ये हमारे पास आएगा 1,11,000। अगर डेबिट साइड ज्यादा होती, क्रेडिट साइड कम होती, इन दैट केस हम बैलेंस अमाउंट को बैलेंस शीट में नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफर करते। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1,18,000, 1,18,000। सो लायबिलिटी साइड हमारे पास टोटल आएगा 1,11,000 और बैलेंस शीट में हमें जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की वो शो करनी है। सो ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था। अब हम डिफरेंट केसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमें फंड्स के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन जिसके अंडर हमें टोटल 5 to 6 डिफरेंट केसेस गिवन है और इन डिफरेंट केसेस के अंडर फंड्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा यह हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं हाउ द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम और एक्सपेंडिचर भी आते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट्स भी आती हैं, बैलेंस शीट भी आती है। तो हम सभी को अंडरस्टैंड करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस केस का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। सो फर्स्ट हमारे पास है केस नंबर 1, टूर्नामेंट फंड हमें दे रखा है दैट इज 2 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 60,000, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट्स दे रखे हैं 80,000। अब इसके लिए हम टूर्नामेंट फंड अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर टूर्नामेंट फंड अकाउंट प्रिपेयर करने को नहीं बोला है तो आप सिंपली इसका रफ वर्क भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरा फंड अकाउंट आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है, सबसे पहले आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है दैट इज 2 लाख। इसके रिगार्डिंग टूर्नामेंट के रिगार्डिंग जितनी भी इनकम्स हैं वो हम इसमें प्लस कर देंगे। जैसे कि हमें दे रखा है रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट्स दैट इज 80,000। सो ये हम इसमें प्लस कर देंगे और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वो हम माइनस कर देंगे। सो जो भी इनकम्स हैं वो प्लस कर दो, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दो। ऐसे करने से आपको सेपरेटली फंड अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि फंड अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है तो ये रफ वर्क कोई भी मार्क्स आपके लिए नहीं लेकर आएगा, आपको अकाउंट ही प्रिपेयर करना होगा। लेकिन अगर अकाउंट के बारे में नहीं बोला गया तो आप रफ वर्क कर सकते हो। इनकम्स आपने प्लस कर देनी है, एक्सपेंसेस माइनस कर देनी है। सो 2 लाख प्लस 80,000 माइनस 60,000, ये हमारे पास आ जाएगा 2,20,000। सो ऑब्वियसली ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है
इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अगर आप चाहें तो इसका फंड अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फंड अकाउंट प्रिपेयर करने के टाइम पर ये आपका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट फंड है। रिसिप्ट है यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है, इसको भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और ये एक्सपेंसेस हैं, इसको हम डेबिट साइड। सो क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस बैलेंस अमाउंट आपकी आएगी पॉजिटिव 2,20,000, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाएगी। सो फर्स्ट केस बहुत ही सिंपल है। अगर आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है या फिर कोई भी फंड दे रखा है, उसमें आपने इनकम्स प्लस कर देनी है, एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। बैलेंस अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, अगर नेगेटिव है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड। सेकेंड केस, जिसमें हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस इतना बोला है बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस ₹25,000। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि हमें किसी भी तरह का मैच फंड नहीं दे रखा। अगर आपको फंड नहीं दे रखा लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो नॉर्मली आप एक्सपेंसेस को इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो सिंपल है, अगर आपको मैच फंड नहीं दिया लेकिन उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो आपको ये एडजस्टमेंट तो कर नहीं सकते। प्लस माइनस करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है। तो इसका मतलब इन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्टली इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई फंड आपको नहीं दे रखा लेकिन उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो एक्सपेंसेस को आप डायरेक्टली इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। केस नंबर थर्ड, रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स ₹50,000 एंड एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो 15,000। अब ये भी एक ऐसा केस है जिसमें आपको कोई भी फंड नहीं दे रखा, कोई सिनेमा फंड आपके पास नहीं है, कोई टिकट फंड आपके पास नहीं है, सिंपली आपको इनकम और एक्सपेंसेस दे रखा है। सो जो कंडीशन हमने यहां पर अप्लाई की थी, सेम कंडीशन इस केस के अंडर भी हमें अप्लाई करनी है। यानी अगर हमें फंड नहीं दे रखा तो हम इनकम को इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में ही एक्सपेंसेस साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि सिंपल है, अगर हमारे पास फंड दे ही नहीं रखा तो हम फंड अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसीलिए अगर फंड नहीं है तो इनकम्स को इनकम साइड, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस साइड। लेकिन अगर फंड दे रखा है तो आप फंड अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर जैसे अभी हमने आपको बताया, आप रफ वर्क भी प्रिपेयर कर सकते हैं। केस नंबर 4, जिसमें हमें फंड दे रखा है, फंड के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम्स सब कुछ दे रखा है। इसका मतलब यहां पर हमें प्रॉपरली रफ वर्क प्रिपेयर करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं प्राइज फंड 1 लाख। सो यहां पर हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। केस नंबर 4, प्राइज फंड दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, यानी हमने इस प्राइज फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, इसीलिए हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10,000। यहां पर हमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया 10%, 8%, 5%, सीधा यह बता दिया कि हमें 10,000 इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। तो ये भी एक इनकम है जो कि प्राइज फंड से ही हमें अर्न हुई है। इनकम्स को हम ऐड करते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड। अब अगर हमारे पास प्राइज फंड नहीं होता तो हम इस इनकम को इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड करते, लेकिन क्योंकि हमें फंड दे रखा है इसलिए हमें इसका ट्रीटमेंट यहीं पर करना होगा, दैट इज 10,000। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइज अवॉर्डेड ₹20,000, यानी 20,000 का हमने प्राइज अवॉर्ड कर दिया
हमारे एक्सपेंसेस हो गए तो इसको हमें माइनस करना होगा। सिमिलरली लास्ट में हमें क्या दे रखा है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को हम एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, सो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। सो फाइनली इसको हमें बैलेंस करना है, 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 20,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 90,000। सो ये 90,000 क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो 80,000 की इन्वेस्टमेंट है उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली फिफ्थ केस हमारे पास है जिसमें हमें प्राइज फंड दे रखा है, हमने इस प्राइज फंड को इन्वेस्ट भी किया है। प्राइज फंड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 80,000। सो 80,000 जो हमारे पास प्राइज फंड था इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया। इस बार हमें रेट दे रखा है 10%। डोनेशन हमें रिसीव हुई है 12,000। प्राइज फंड को हमने यूज किया है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 14,000। इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है 4,000। सो इसके रिगार्डिंग हम यहां पर वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे प्राइस फंड। डायरेक्टली हम इसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो पहले आप रफ वर्क प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद बैलेंस अमाउंट को आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं। वर्किंग नोट, प्राइस फंड हमें गिवन है, दैट इज 80,000, और इस 80,000 को हमने इन्वेस्ट कर दिया है इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर देंगे। सो प्राइज फंड में जितने भी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं वो हमें प्लस करने हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस है वो हमें माइनस करने हैं। सो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दे रखा है 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, यानी हमने ये जो 80,000 इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा। सो 80,000 का अगर हम 10% करते हैं तो अमाउंट आएगी 8,000, लेकिन हमें रिसीव कितनी हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इज जस्ट 4,000, यानी 4,000 हमें अभी और रिसीव होगा, वो हुआ नहीं है। तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 8,000। सो यहां पर हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम है, प्राइज फंड से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको प्राइज फंड में ऐड कर रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं। सो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज 4,000, और जो हमें रिसीव नहीं हुआ वो भी तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है ना, इसलिए हम उसको यहां पर ऐड करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट दैट इज 4,000। अब आपको यह भी पता होना चाहिए एक्रूड मतलब वो इंटरेस्ट जो हमें अभी तक मिला नहीं है लेकिन फ्यूचर में तो मिलेगा ना। इट मींस ये हमारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है और इसको हमें एसेट साइड भी शो करना पड़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट सिर्फ वो अमाउंट जो हमें रिसीव नहीं हुई है, 4,000। ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है दैट इज डोनेशन फॉर प्राइज फंड 12,000। डोनेशन एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है, हम इसको प्लस कर देंगे। सो यहां पर लिखेंगे डोनेशन दैट इज 12,000, और लास्ट हमें गिवन है प्राइज अवॉर्डेड, मतलब 14,000 हमने यूज किया है अपने प्राइज फंड में से प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो यहां से हम माइनस कर देंगे। $14,000।
सो 80,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 माइनस 14,000, सो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल अमाउंट 86,000। सो क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे प्राइस फंड लायबिलिटी साइड, दैट इज 86,000। हमारा यहां पर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड मैच नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। सो ये हमारे पास थे टोटल 5 केसेस। फाइनली एक लास्ट ट्रीटमेंट हमारे पास है जो कि इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो ये हमारे पास है क्रिएटिंग एन एसेट आउट ऑफ अवेलेबल फंड्स। अब कई बार एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसे फंड्स रिसीव होते हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं अपनी एसेट क्रिएट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डिंग फंड अगर रिसीव होता है तो वो बिल्डिंग फंड क्यों रिसीव हुआ है? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस फंड को यूज कर लेती है बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए, देन इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो funds can also be used by the non-profit organization for creating an asset. For example, fund received for construction of building can be used for the construction of building. For example, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स रिसीव होते हैं और वो उस फंड को यूज कर भी लेती है तो इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास एक लास्ट केस है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को पेविलियन फंड रिसीव हुए हैं 8 लाख। अब क्योंकि ये फंड है इसको हम बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी साइड, या फिर हम इसका एक सेपरेट वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। सो पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे पेविलियन फंड। आप चाहें तो इसका ट्रीटमेंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हैं। सो पेविलियन फंड हमारे पास ऑलरेडी है 8 लाख। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं डोनेशन फॉर पेविलियन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को पेविलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन भी रिसीव हुई है। अब क्योंकि ये डोनेशन नॉर्मल डोनेशन नहीं है, पेविलियन की डोनेशन है, इसलिए हमें इसको पेविलियन के फंड में ही ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1 लाख। सो यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड मतलब बिजनेस की कैपिटल, जो कि ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड ही शो की जाती है। सो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल फंड, दैट इज 2 लाख। इट्स 20 लाख। सो यहां पर हम 20 लाख मेंशन कर देंगे। फाइनली लास्ट में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी जो पेविलियन फंड रिसीव हुआ था उसको यूज किया गया पेविलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए, और 6 लाख तक की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी हमारा पेविलियन जो है जहां पर मैचेस कंडक्ट करवाए जाएंगे वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। सो क्योंकि ये हमारी एसेट है इसलिए हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज 6 लाख। अब क्योंकि ये 6 लाख जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो पैसा यूज कहां से किया गया है? फंड में से, तो इसलिए हम यहां से इसको माइनस कर देंगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम अपनी कैपिटल को यूज करते हैं, अपने फंड्स को यूज करते हैं कोई एसेट क्रिएट करने के लिए, तो उससे हमारी एसेट तो इंक्रीज होती है लेकिन कैपिटल भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये जो 6 लाख यूज किया गया है वो माइनस तो करेंगे लेकिन किस में ट्रांसफर करने के लिए? कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए।
सो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सो ये जो 6 लाख है जो कि पेविलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया है, वो एसेट साइड तो ऐड हो जाएगा लेकिन पेविलियन फंड में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने पेविलियन फंड को ही तो यूज किया है। माइनस कर रहे हैं हम, लेकिन माइनस करना मतलब कहां ट्रांसफर करना? कैपिटल में, क्योंकि ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ कैपिटल है। सो यहां पर हम ऐड कर देंगे ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड, दैट इज 6 लाख। सो ये हमारे पास आ जाएगा 26 लाख, यहां पर 6 लाख, और पेविलियन फंड जो बैलेंस हमारे पास बचेगा वो हम यहां पर शो कर देंगे, दैट इज 3 लाख। सो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को यूज करके कोई एसेट क्रिएट करती है तो उसके टोटल 3 ट्रीटमेंट्स आपको करने होंगे। सबसे पहले पेविलियन फंड को यूज करते हुए पेविलियन की कंस्ट्रक्शन की गई है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? फंड्स में से जितनी अमाउंट हमने यूज की है वो यूज करना। अब क्योंकि हम फंड्स को यूज कर रहे हैं एसेट क्रिएट करने के लिए, इसलिए सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा? एसेट क्रिएट करना। और थर्ड ट्रीटमेंट क्या होगा? कैपिटल में ऐड करना। सो जिस फंड को यूज किया गया है उसमें से माइनस, कैपिटल में ऐड, और एसेट में इंक्रीज। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में फंड्स का क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है डिफरेंट केसेस के अंडर, ये एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।